डॉक्टर साहब एक बार बुके दे दीजिए, एक फोटो मैं वही जाके लगा एक मिनट सार वाला माइक बीच में रखो, बीच में रख दीजिए सार वाला माइक। फोटो सार वाला बीच में बस यही रख दीजिए, हटा दे मेरे सभी मीडिया के मित्रों को नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं 7वीं बार आदरणीय निर्मला सीतारमण जी देश के वित्त मंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार की 7म बजट पेश किया है और इस बजट में जो मूलभूत आधार है वो एक सशक्त भारत की ओर लेके जाने वाले विचार को प्रकट करता है। और ये बजट लगभग 48 लाख करोड़ की बजट है। मैं आपको बताना चाहता हूं 2013-14 में जब यूपी का गवर्नमेंट रहा है, कांग्रेस की गवर्नमेंट विशेष करके, और उसमें जो बजट थी वो 16 लाख करोड़ की थी, 16 लाख करोड़। और अब वो बजट 10 साल में 3 गुना। और इसमें 2023-24 की जो बजट है नरेंद्र मोदी सरकार की, उस बजट की कैपिटल एक्सपेंडिचर 18.2% बढ़ाया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 18.2% बढ़ाया गया है। मित्रों, आप लोग जानते हैं जब किसी बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार की बुनियादी सुविधा उसमें बढ़ता है। नरेंद्र भाई मोदी सिर्फ नौजवानों को रोजगार की बात नहीं कहते, इस बजट में डिटेल्स में इसका प्रावधान भी रखा गया है। और बजट की कैपिटल एक्सपेंडिचर 18.2% जो बढ़ाया है 2023-24 से, वो इसको प्रमाणित करता है। और हमने देखा विशेष करके कांग्रेस के लोग की ये बजट 2 राज्य के लिए किया गया है।
बिहार, आंध्र प्रदेश, मैं आपके माध्यम से इनके गलतफहमी फैलाने का जो षड्यंत्र हो, और हरियाणा के जनता इस विषय में जानते हैं, इसलिए तो 10 साल की सरकार को, हुड्डा की सरकार को हटाया था बुरी तरह यहां से। ये झूठ की बुनियाद पर राजनीति करते हैं। आपको बड़ा बड़ा सपना दिखाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इनके साथ बैठेंगे तो तुरंत आपको ऐसा सपना दिखाएगा, आपको लगेगा आपके घर, आप जब जाओगे घर में पहुंचोगे 5 मंजिला बिल्डिंग उठ जाएगा, घर के सामने मर्सिडीज खड़ा रहेगा, 2 दारोगान आपको सैल्यूट करेगा। सुनते बहुत अच्छा लगता है, बीजेपी वाले तो सच बताता है तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, किंतु शेष भला जिसका वही भला होता है। तो इसमें, इस बजट में 2023-24 की जो बजट है, और राज्य सरकारों को जो पैसा जाता है अलग अलग स्कीम के तहत, उसमें लगभग 4.25 लाख करोड़ ज्यादा बजट आवंटित किया गया है। 4.25 लाख करोड़। हमारे हरियाणा में इसमें लगभग 14,000 करोड़ की अलग अलग स्कीम में पैसा आने वाले हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हरियाणा में अलग से लगभग 400 करोड़, ये कैथल हो, करनाल हो, जमुनानगर हो, फरीदाबाद हो, पंचकुला हो, क्योंकि इसमें हमारे फ्लड मैनेजमेंट के लिए जरूरत पड़ता है। मैंने इसीलिए इसका उदाहरण दिया, इस बारीकी से इस बजट को बनाया गया है। जो हमारे यहाँ फ्लड हुआ था पंचकुला में, हिमाचल से पानी आई थी, यहाँ प्रॉब्लम, उसको भी ध्यान में रखा गया। इसके लिए भी 500 करोड़ रुपए इसमें रखा गया है। और बड़े मात्रा में रोजगार देने का व्यवस्था। आप लोग सभी जानते हैं, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज होते हैं, कॉलेज होता है, जिसका नाम बहुत ज्यादा होता है, रैंकिंग बहुत अच्छा है, उसमें से हायर एजुकेशन में कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। माता पिता भी खुशी होता है। जो हमारे बेटों को देखो, फाइनल ईयर में कैंपस सिलेक्शन होगा, कोई कोई यूनिवर्सिटीज कॉलेज की 100% हो जाता है, किसी किसी संस्थान के 70-80% हो जाता है। किंतु हमारे जैसा गांव वालों का क्या होगा? हमारे यहाँ कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन के लिए कोई जाता ही नहीं। भारत में ऐसा ऐसा प्रांत है, कैंपस सिलेक्शन के लिए बड़े बड़े टॉप कंपनी नहीं जाते, मेट्रो में बैठा रहते, मेट्रो सिटीज में। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि गरीब के व्यथा जानते हैं, गरीब आदमी है, अंतिम व्यक्ति है। ये खानदानों के कारण से, नेहरू के खानदान के कारण से आगे ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए लगातार 13 साल मुख्यमंत्री और 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी नरेंद्र भाई मोदी गरीब का व्यथा समझते हैं। विप्लव देव जैसा आदमियों को व्यथा समझता है। और इसमें जो कैंपस सिलेक्शन नहीं भी होगा तो उसके लिए भी पोर्टल के माध्यम से व्यवस्था रखा हुआ है, सेंट्रलाइज्ड। आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं अपने कहीं भी गांव में रह के, और आपको इस 500 टॉप जो भारत के कंपनीज है, भारत में काम करते हैं, ये विदेश का हो और भारत का हो, ये तो भारत में काम करते हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन यही है। इस 500 कंपनीज में इनको इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। इसका मतलब गांव का भी किसी कॉलेज हो, उसमें से पढ़ा हुआ व्यक्ति आपके टॉप 500 जो कंपनीज है, सीना तान करके वहां इंटर्नशिप कर सकता है। इसके लिए किसी के पास जाने का जरूरत नहीं। और उसमें पहला माह में 6,000 रुपये उनको ऑनरेरियम, और उसके बाद 1 साल तक 5,000 रुपये करके ऑनरेरियम दिया जाएगा। और उस कंपनी में आप इंटर्नशिप करते समय, जब बड़े बड़े कंपनी में ऐसे में भी आप इंटर्नशिप करते हो, आपको अच्छा जॉब मिल जाता है। हमारे पास बहुत पैर भी ऐसा आता है, भाई साहब एक बार
आप उस कंपनी का एक बार एमडी को बोल दीजिए ना, मेरे बेटे का इंटर्नशिप वहाँ हो जाए। हम क्यों भाई साहब, यहाँ हो जाएगा तो मेरे बेटे का नसीब खुल जाएगा, उसको अच्छा नौकरी मिल जाएगा। इसके लिए पहले भी होता था, किंतु आज माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस वीरभूमि से, जो आपने हमारे जैसा गरीब लोगों का, जो अंतिम परिवार से आते हैं, इनके लिए आपने इतना सुंदर द्वार खोला है। जो अब वो इंटर्नशिप इतने बड़े कंपनी में लिया जाएगा और लेने के बाद जब आपके अंदर मेरिट हो, वही कंपनी आपको छोड़ने वाला नहीं है, आप ही को वहीं रख लेगा नौकरी में, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अब किसी को, आप क्या होता है, भारत में जॉब का कमी नहीं है मेरे संवादी पत्रकार बंधु हो, आप लोग भी जानते हैं हमारे देश में जॉब का कमी नहीं है। हमारे देश में स्किल्ड की कमी है, स्किल का कमी है। स्किल के कमी के कारण से जॉब नहीं मिलता, क्योंकि प्राइवेट जितने भी कंपनी हो, मल्टीनेशनल जितने भी कंपनी हो, मैंने 100% कंपनी में देखा पहले ही लिखा रहेगा आपका सैलरी मंथली 2 लाख रुपए। बच्चा खुश हो जाता 2 लाख रुपए मिलेगा एडवर्टाइजमेंट, लेकिन तो उसमें लिखा रहेगा बड़े अक्षर में आपको 1 साल का व 5 साल का इसका एक्सपीरियंस चाहिए। उसी में जाके फंस जाता है, इसमें जाके गांव के बेटा फंस जाता है, उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं होता। किंतु तो आज वो एक्सपीरियंस और प्लस इतने बड़े बड़े कंपनी का सर्टिफिकेट लेकर जब जाएगा, छोटे मोटे कंपनी जो दौड़ के उनको ले लेगा, उनके घर में पहुंच जाएगा। और इस तरीके से बड़े मात्रा में नौजवानों को करोड़ों, 5 साल में करोड़ों, 1 करोड़ के ऊपर नौजवान को इंटर्नशिप दिया जाएगा। और साथ ही साथ 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है। और जो पढ़ाई करने के लिए जाते बच्चे हायर स्टडी के लिए, ऐसा कि ग्रेजुएशन के लिए भी, इनको 3% इंटरेस्ट में सहज किस्ती में 10 लाख तक लोन, एजुकेशन लोन, उसका भी व्यवस्था इस बजट में स्पष्टता के साथ रखा गया है। हमारे देश में 1000 ITI को, जो बहुत पुराने हो चुका है, मशीनरी पुराने सिस्टम है, आज AI का जमाना में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो स्वाभाविक तौर पे उसको अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। हमारे 1000, लगभग 1000 ऐसे प्रौद्योगिक संस्थानों को हम अपग्रेड करेंगे, आधुनिक तकनीक से उसको आगे बढ़ाएंगे, सशक्त करेंगे। और उसमें 20 लाख युवाओं को पढ़ाने का और रोजगारों का व्यवस्था किया जाएगा। इस बजट में किसानों के लिए भी, क्योंकि हरियाणा किसानों का प्रदेश है, लगभग 1.5 लाख करोड़ की राशि रखी गई है। ये तो एग्रीकल्चर का बजट 1.5 लाख करोड़, किंतु इनडायरेक्टली इसमें जो फर्टिलाइजर में सब्सिडी दिया जाता है वो भी है, उसमें 1.75 लाख करोड़ फर्टिलाइजर में सब्सिडी है किसानों के लिए। तो आप 1.5 लाख करोड़ के साथ 1.75 लाख करोड़ जोड़िए तो बजट कहां पहुंचता है। और मैं आपके माध्यम से यूपीए के 10 साल की मनमोहन सरकार, उसमें 2013-14 में जो लास्ट जो उनका बजट था, और उसमें एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ 23,000 करोड़ की बजट थी। किसानों के लिए रोते रहते, बात करते रहते, सिर्फ बात ही करते हैं। बजट तो इनका चला जाता है, कमीशन में चला जाता था स्विस बैंक पे। दुनिया जानता है, प्रमाणित है। कितने लोग आज जेल में हैं, इसी कारण से है। आज नरेंद्र मोदी सरकार में
10 साल की सरकार हो चुकी है, कोई सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। और इनके सरकार में सुबह पेपर उठाओ तो स्कैम, शाम को न्यूज देखो तो स्कैम। वही लोग हरियाणा में दोबारा सरकार बनाएंगे। 10 साल की सरकार कुछ दिन बाद हम लोग सब उतरेंगे तो उसका हिसाब जनता को सामने रखेंगे। और पिछले 10 साल में इन्होंने क्या क्या किया, कहां का दलितों के साथ क्या क्या व्यवहार किया है, किस किस को जिंदा जलना पड़ा, किस महिला को पंचकुला में थाने के सामने जिंदा जलना पड़ा, और किसको गांव के गांव खाली करके आना पड़ा, किसके राज में हुआ था, किसने करवाया था। शैलजा जी को लेके तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी कांग्रेस के उस गांव में बाद में आना पड़ा अपने ही सरकार में। ये हरियाणा वासी को हम जरूर याद इसलिए कराएंगे क्योंकि डेवलपमेंट तभी होता है जब स्थायित्व होता है, जब पीस होता है, जब शांति होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, इसमें महिला के लिए भी अलग अलग स्कीम में लगभग 3 लाख करोड़ की प्रावधान रखी गई है। 3 लाख करोड़ की प्रावधान। और कौशल विकास हो, अलग अलग रोजगार की प्रावधान हो, उसमें भी अलग से 10 लाख करोड़ की व्यवस्था युवाओं के लिए रखा गया है। आप लोग सभी जानते हैं जो 1 रैंक 1 पेंशन, क्योंकि हरियाणा ऐसा एक भूमि है देश के आबादी के हिसाब से और सेनाओं के वॉल्यूम के हिसाब से हम बहुत ज्यादा परसेंटेज में अपना देश रक्षा करने के लिए हरियाणा के नौजवान को हम भेजते हैं और देश रक्षा में साथ देते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन आपकी भूमि से ही 2013-14 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था, हरियाणा की भूमि से। और 1 रैंक 1 पेंशन जो यूपीए गवर्नमेंट 500 करोड़ रुपया रख के एक ठुनठुना देखा था, झुनझुना 500 करोड़ का। 500 करोड़ रुपया में 1 रैंक 1 पेंशन होगा? इस सभी समय झुनझुना दिखाता है, लोगों को बेवकूफ बनाएगा। आप बोल भी दो 500 करोड़ रखा है, नहीं 500 आपने गलत देखा, इसमें और 2 जीरो जोड़ दो, बोलने में क्या है, करना तो है नहीं, सत्ता में आएगा नहीं। इस तरीके से सेनाओं को विभ्रांत और इनके साथ अन्याय किया जा रहा था। इसका अवसान किसी ने घटाया, इसी भूमि से घोषित किया था माननीय प्रधानमंत्री जी जब नहीं बने थे, और प्रधानमंत्री बनते ही ये काम करके दिखाया। 42 साल के बाद ये काम किया था। इसलिए मेरे मित्रों, इस बजट में मूल जो आधारभूत विषय मैंने आपको बताया, एसटी समाज के लिए भी लगभग 63,000 गांव ऐसा है और इसमें 5 करोड़ शेड्यूल ट्राइब समाज के लोग रहते हैं। ये पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के माध्यम से तीन करोड़ अलग से घर बनाया जाएगा। शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से मध्यम वर्गीयों और शहर के लोगों को घर दिलाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
और इस बजट के और एक बड़े बिंदु जो है, सिर्फ इस बजट में नहीं, नरेंद्र भाई मोदी सरकार में आने के बाद टैक्सेशन में लगातार कमी किया गया है, मध्यम वर्गीय हो और बाकी सबके लिए। इस बार भी 5% कम कर दी गई है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, जो टैक्स नहीं बढ़ाते हैं, बजट अब का बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो हमारे कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों के मन में प्रश्न भी ये कैसे होता है। जीएसडीपी भी, अभी जो जीडीपी हमारा इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आया, इसमें 6.5% से 7% जीडीपी रेट रहने का अनुमान किया गया है। तो जीडीपी भी ठीक है, आपका बजट का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, अपने टैक्स भी नहीं बढ़ाया, जनता के ऊपर बोझ भी नहीं दिया, 10 साल की सरकार है, तो कैसे हो सकता है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा के जनताओं से शेयर करना चाहता हूं, ये इसलिए हो पाया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जितने भ्रष्टाचार करता था स्वच्छ भारत के माध्यम में उसका लीकेज डिजिटाइजेशन करके बंद किया। वो लीकेज का पैसा जो कि नेताओं को और अफसर को तंत्रों में चले जाते थे कमीशन के नाते, उसको मोदी ने रोका। और वहां तक नहीं, आपने तो देखा होगा बहुत सारी प्रदेश में बहुत सारे लोग आज जेल में है और पैसे के साथ पकड़ा गया है। ऐसा नहीं है, इनका पैसा गिनते में किसके, झारखंड में एक कांग्रेस का एमएलए के यहाँ पैसा पकड़ा गया, गिनने में 3 दिन लगा। आप लोगों को कभी कभी इच्छा होता हम भी जाके गिन ले, देगा नहीं आप लोगों को, ये सब चोर है। तो ऐसे सत्ता भोगी जो लगभग 65 साल देश को शासन किया है, तो मैं मोदी के पार्टी से हूं, बीजेपी से हूं, सब इसी के लिए बोल रहा हूं। नहीं मेरे मित्रों, ये बात सही है, जो टैक्सेशन में वृद्धि ना करके और बजट वृद्धि करना, रोजगार वृद्धि करना। जब ये मनमोहन सिंह के सरकार ने हमको सरकार दिया था, मोदी जी को, तब इंटरनेशनल जो इकोनॉमिस्ट अनुमान किया था, जो भारत दुनिया के सबसे वास्ट इकोनॉमी, मतलब फ्राजिल इकोनॉमी में 5 नंबर में जाएगा। और मोदी जी ने 10 साल के अंदर फ्राजिल 5 में नहीं, टॉप 5 में लेकर आया। और अगले 3 साल के अंदर मेरा विश्वास है ये 3rd इकोनॉमी में पहुंचेगा। इसके मिडिल में कोरोना काल भी थे, 2 साल कोरोना काल भी थे, उसके बावजूद हमारे इकोनॉमी को सुरक्षित रखा गया है। पर कैपिटा इनकम देश के बड़ा है, 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है। रोजगार मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, रोजगार का डेफिनेशन समझना चाहिए। तब तो मैं तो कहता हूं, अंबानी बोलेगा हमारे बेटे को भी नौकरी नहीं है, टाटा के परिवार के लोगों को बोला हमको भी नौकरी नहीं है। मैं आशा करता हूं हरियाणा का किसान समझता है, क्योंकि किसान गर्व करता है। मैं देखता हूं जो पशु मेला होता है, गाय में हाथ रख के मुझे दिखाता है, ये देखो मेरा गाय। हम जो पूछते हैं, बोले गाय का ये कीमत कितना है, बोले साहब एक जमींदार जितना कमाता है मेरा ये भैंस और गाय इतना कमाता है। वो गर्व करता है, सीने ठोक के बोलता है। इसलिए मैं आशा करता हूं ये जो सर्वांगीण सभी युवाओं के लिए, अन्नदाता के लिए, महिला के लिए, किसानों के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। ये बजट सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे देश के युवाओं को, महिला को, किसानों को नया दिशा देगा, स्थायित्व प्रदान करेगा, सशक्त भारत तैयार करेगा और आर्थिक रूप से भारत को मजबूती देगी। आप लोगों को कोई पूछना हो तो मुझे। कांग्रेस का आरोप है कि जो बजट में घोषणाएं की गई हैं, मैनिफेस्टो से कॉपी की गई है कांग्रेस की। देखो, मान के चलो आपने बोला ये करना चाहिए, हमने कर दिया तो अन्याय हुआ। पूछो ना उनको, इनका ले तो विपद है, नहीं ले तब भी विपद है। मैं उनके नीलाई नहीं समझ पाता हूं, किस मिट्टी से बना हुआ है। अभी भी कॉलोनियल जो सोच है, ब्रिटिशर्स का सोच है, उनके अंदर
बैठा हुआ है। एक परिवार ही राज करेगा, तो ब्रिटिश भी तो वही चाहता था ना, ब्रिटिश ही वहां से महारानी राज करेगा, यहां भी यही है। उनको पसंद ही नहीं है विप्लव देव जैसा आदमी सीएम कैसे बन गया। सर, अभी आप किसान कल्याण और किसान हित की बात कर रहे थे। 2014 से पहले आपकी पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए। आपकी सरकार को 10 साल और लगभग 3-4 माह हो गए हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब लागू होगी और किसान का असली कल्याण कब होगा? देखिए, ये आप जो बोला, इस किसान का असली कल्याण मैं एक ही जानता हूं, आपने जैसे असली और नकली कल्याण नहीं जानता हूं। ये कांग्रेस ही जानता है नकली कल्याण, असली कल्याण। हम तो एक ही जानते हैं, आपका भाषा जो असली कल्याण। तो क्योंकि आपके मन में भी संदेह है, इसमें नकली कल्याण भी है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। मैं तो आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं सर। आपके नेताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया था। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब लागू? मैं बताता हूं, मेरे मरणोपरांत भारत रत्न भी दे दिया उनको। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। जय, अब देखो, अभी 2 बार आपने बोला उनको भारत रत्न भी हमें नहीं दिया। नहीं दिया, लेकिन आयोग की रिपोर्टें तो नहीं लागू हुई ना सर। देखिए, आपके मन में अभी भी है जो करेगा मोदी ही करेगा, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। आपको पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं मेरे दोस्त, मैं हो सकता कब चेहरा देखा हूं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इस देश के लोगों को विभ्रांत करके राजनीति करना, इस इलेक्शन में लोकसभा मैंने फॉलो किया, इसके बाहर कुछ नहीं किया। ठकाठक 8,500 रुपया महिला के घर में आ गया, मेरे बहन के घर में आया कि मालूम नहीं, तो हाथ में लेके बैठा हुआ, इधर आलू दो उधर सोना निकलेगा, कितना कुछ है। मैं तो कहता हूं आलू दे तो वहां चिप्स से निकलेगा। वहां से कहा सोना निकलेगा। वो कहते हैं फिर आपने इम्प्लांट कर दिए थे बंदे, आपने पप्पू बना दिया राहुल गांधी को। नहीं, हम क्यों, हमें ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं। वो अभी देश के सबसे बड़ा पार्लियामेंट लोकसभा का अपोजिशन लीडर है। मैं आप लोगों के माध्यम से इतना ही उनको बोलूंगा कि कृपा करके लीडर ऑफ अपोजिशन का मर्यादा को बनाए रखें, ये देश के हित में। हल्के बात ना करें, हल्के सोच ना रखें, क्योंकि देश लीडर ऑफ अपोजिशन को भी देखता है, उनका भी दायित्व होता है, इसलिए आप चिंता मत करें। 8,000 की बात करी, ठगाठक वाली जो बात की, तो ये फ्रीबीज वाली जो है, मतलब पहले काफी सिस्टम इसमें लागू लगाम लग गई थी, लेकिन केजरीवाल ने दोबारा शुरू कर दिया इसको फ्रीबीज को। उसी को देखते हुए कांग्रेस भी कर रही है और बीजेपी भी अब कर रही है। फ्रीबीज हर जगह फ्रीबीज बांटी जा रही है, किसानों को सम्मान दी जा रही है, हर जगह दी जा रही है। मतलब ये फ्रीबीज वाला जो चलन है, ये कब फ्री हमने ऐसा नहीं कि मैं हरियाणा के बारे में इतना कह सकता हूँ। मैंने देखा आम आदमी पार्टी के एक कुछ घोषणा हुआ है, 5 बड़े बड़े घोषणा। मैं पहले दिन से ही बोलता हूँ, मैं हरियाणा को बहुत ज़्यादा समझता हूँ नहीं कहता हूँ, किंतु कुछ तो समझने की कोशिश किया। हरियाणा के लोग देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। केजरीवाल के परिवार आके मांगे, हरियाणा के लोग उनको दाल रोटी दही घी मक्खन खिला देगा। यहाँ कहाँ बांटने के लिए फ्री में लेके जाओ। मैं तो केजरीवाल के लोगों को बोलता हूँ, यहाँ मांगो कि इनके हरियाणा के हर घर में जाओगे, खाली हाथ में नहीं जाओगे केजरीवाल, आपको रोटी मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जनता जानता है जो आपने कहा, आपने जो कहा वही हरियाणा के सभी का कहना है। आप अकेला ऐसा सोच नहीं रखते, मैं जानता हूँ, इसलिए आपने सही बोला, मैं आपके साथ सहमत हूँ। सर, आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पर आपको पता है कि देश या प्रदेश चलाना कितना मुश्किल होता है। वैसे फ्रीबीज हम बांटते रहें और लेकिन उनको सशक्त ना करें, मतलब वो अपना पैसा कमा सके। देखिए, सशक्त करने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने इसमें इंटर्नशिप योजना टॉप 500 कंपनीज को में लाया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाए, कंपटीशन करे, किंतु इसके लिए 1 साल समय दिया रोजगार के साथ। जो उसके कम दाल चावल खा के शहर में जहां भी रहेगा रह सकता है, रेंट पे रह के 4 बच्चे एक साथ वो काम कर सके। देन उसके अंदर जो क्वालिटी है उसी के बल पे वो उस कंपनी से नौकरी लेगा। विप्लव देव जी, आपने बताया कि आपकी मंशा सही है, तो जो कृषि कानून है और अग्निवीर है, लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे आप? अच्छा देखिए, लोगों को आप समझाइए ना, अग्निवीर में कितना हरियाणा सरकार ने घोषणा कर दिया, यहाँ नौकरी मिलेगी, इसको यही सुविधा मिलेगी, हमसे ज़्यादा आपको मालूम है। मैं कहता हूँ मेरे मित्रों, आप लोग भी आपके मीडिया के कलम के माध्यम से, कलम से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं बंदूक को बड़ा नहीं मानता हूँ, कलम को बड़ा मानता हूँ। कलम पेन दुनिया चेंज बना सकता है, बिगड़ भी सकता है। आप लोग बताइए, जो अग्निवीर के माध्यम से हरियाणा सरकार ने जो
जो घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, इनको हर तरह का सुविधा देने के लिए, परिवार को सम्मान के लिए योजना लागू है। और इसको मैं अनुरोध करूंगा, आप लोग इसको बताइए और विभ्रांत करने वाले लोगों को पहचान कराइए कि ये लोग विभ्रांत करके कुछ नहीं करने वाला है। कांग्रेस पार्टी सर घर घर जा रही है, जैसे गांव गांव की हरियाणा मांगे हिसाब, जनता हिसाब बीजेपी को ही देगी इस बार या कांग्रेस को? देखिए, आपको क्या लगता है भारत के किसानों को, गांव में किसानों को जिन्होंने नहीं पढ़ा लिखा, ऐसा तो अभी हरियाणा में नहीं, क्योंकि हरियाणा पहला प्रदेश है जो शिक्षित पंचायत, हमारा हरियाणा ही है ना, शिक्षित पंचायत हमारे हरियाणा से हुआ है। तो इसलिए वो मूर्ख बनाने चले हमारे को नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे भी है, समझदार भी है। मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूँ, आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद को पूछा गया था, बोले आपके देश के, उस समय यूरोप में जब प्रवास में गए थे, आपके देश के किसानों को तो भाई पढ़ा लिखा ही नहीं, अनपढ़ गवार है, तो क्या जानेंगे। तो स्वामी जी ने किसी किसान को वहाँ पूछ लिया, समय कितना हुआ, व्हाट इज द टाइम, तो हाथ निकाल के, घड़ी निकाल के सर देख के उनको टाइम बताया। और स्वामी जी ने कहा हमारे देश में जाओ, किसान खेती में काम करता है और सूरज के तरफ देख के बता देगा कितना बजा है। इसलिए हमारे देश के लोगों के साथ आपका तुलना मत करो, हमारे देश के लोग जन्मजात शिक्षित हैं। सर, अभी लोकसभा सत्र के दौरान सिरसा की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने एक वक्तव्य दिया है कि झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं रखा है, और वो प्रावधान इसलिए नहीं रखा है कि तीनों राज्यों में बीजेपी मान चुकी है कि वो बुरी तरह हारने वाले हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं उसके बाद बोलने वाला था पार्टी से, आपको मालूम है। शैलजा जी जो वहाँ कांग्रेस के तरफ से बोलने का उनको मौका दिया गया था, वो इलेक्शन को देखते हुए उनको मौका दिया गया था। राजनीति वो लोग कर रहे थे, और विप्लव देव को जो मौका दिया गया था वो अंतिम व्यक्तियों को मौका दिया था, क्योंकि दो हमारे त्रिपुरा से में एमपी बनकर 2 ही सीट है। आज तक त्रिपुरा का किसी एमपी को शुरुआत करने का मौका नहीं दिया। इससे सीखना चाहिए नरेंद्र भाई मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से, जहां हम लोग राजनीति के लिए राजनीति नहीं करते। दूसरी बात, जिनको विश्वास है जो हमारा ही रहेगा, वो रेदरी नहीं बढ़ता, वो जानता है घर हमारा है, उनको संभालना है। जैसे मेरे मित्र ने उठाया, जो फ्री में बंटना वो करना, ये ठीक नहीं है। जिनको विश्वास है वो ऐसा नहीं करते। जो इलेक्शन जीतता है वो फॉल्स कमिटमेंट नहीं करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनताओं के साथ है। मैं नहीं कहता हूं जो चारों स्टेट में हम ही जीतेंगे, जनता जिताएगी, जनता के ऊपर कुछ नहीं है। किंतु मैं ये मानता हूं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम हुआ उसका प्रतिफलन इस 4 राज्य में निश्चित आएगा, और जनता इसका भली भांति जानते हैं। लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से झूठ बोल के प्रचार करके लोगों का वोट लिया गया, मैंने देखा इलेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश में आके लोग कांग्रेस के ऑफिस में खड़े हो गए, दिग्विजय सिंह के सामने खड़े हो गए, हमारा 8,500 का कहाँ मिलेगा, फॉर्म लाओ। तब इनके नेता भगे भगे हुए हैं। किंतु हमने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपया सालाना देते हैं, आज भी देते हैं, अगले जो सालों में वो भी देते रहेंगे। हम लोग 80 करोड़ जनताओं को फ्री अनाज देते हैं, आज भी देते हैं, अगले 5 साल तक देते रहेंगे। इसलिए मोदी जी का गवर्नमेंट जो है वो एक प्रमाणित गवर्नमेंट है, और इनके सामने कांग्रेस हो और बाकी इंडी गठबंधन के पार्टी की जो जोट है, इनकी तो अपने आप स्टेट में अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग सोच है। इसलिए मैं मानता हूं जनता जानते हैं, जनता उसी हिसाब से विचार करती है। अगला चुनाव गठबंधन के साथ होगा या बिना गठबंधन? आप क्या चाहते हैं? आप बताइए। इलेक्शन आप जो चाहते हो कर देंगे, बताओ। नहीं, मैं आप जो क्या चाहते हो बताओ। नहीं सर, आप बताइए सर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। आप चाहते हो जो बताओ ना। सर हम तो निष्पक्ष हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, आप बताइए। क्यों नहीं कह सकते? आपके मन की इच्छा तो बोला, आप क्या चाहते हो, जो मैं आप जो चाहते हो वही मैं करूंगा। मैं सबके सामने बोल रहा हूँ।
नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं दायित्व ले लिया, मैंने दायित्व आपको वो टालने वाली बात नहीं टालने वाला नहीं, मैं आपके चेहरे का हंसी देख के समझ में मुझे आता है आप चाहते हो मोदी जी के नेतृत्व में ही हरियाणा में सरकार बने, और वही होने वाला है। सर, राजनीति के जानकार और आपकी पार्टी के भी लोग मानते हैं कि जो आपकी कार्यशैली और विचारधारा, भाषण शैली अमित शाह से काफी मिलती है, आपको जूनियर अमित शाह कहा जाता है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अमित शाह बहुत बड़ी चीज़ है और मेरे गुरु है, और मुझे इन्होंने अध्यक्ष बनाया, उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, मैं इनका आशीर्वाद से काम करना चाहता हूँ। सर माइक रहेगी जी आपकी जेब पर, वो साथ ले लीजिए।